हेलो बच्चों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा चैनल आरबी क्लासेस जो यूट्यूब पर आपको मिलेगा और यूट्यूब पर आपके जो सभी दोस्त हैं, बच्चे हैं, साथी हैं, उनको साथ में लेके इस चैनल को हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। हम कक्षा 10th और 8th की जो हमारे बोर्ड की कक्षाएं हैं उनका हम अध्ययन विस्तारित रूप से करेंगे। बहुत ही अनुभवी टीचर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम अध्ययन करेंगे। एक से ज़्यादा फैकल्टी आपको इन सब्जेक्ट की मिलेंगी। सभी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा। तो मैं निरंतर आपके साथ में जुड़ा हूँ विज्ञान विषय को लेकर के। हम विज्ञान का अध्ययन करेंगे। कक्षा 8 में बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक सब्जेक्ट होता है विज्ञान भी। उन विज्ञान का हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 के अंदर। ये बोर्ड की कक्षा है, इसके अंदर हमारे सभी सब्जेक्ट तो ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, सभी को अध्ययन करना बराबर से हमारे जरूरी है। तो मैं आपके साथ में विज्ञान को लेकर जुड़ा हूँ। विज्ञान का जो पहला पार्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, हम उसका अध्ययन करेंगे। आप कक्षा 6-7 में आप विज्ञान पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आपको विज्ञान के बारे में नॉलेज भी होगा, आपको रुचि भी होगी विज्ञान के बारे में जानने के लिए। विज्ञान क्या है, कैसा है और कितना अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्टों की बजाय विज्ञान पढ़ने में मजेदार होता है। इसके अंदर नई नई चीजें जानने के लिए, नई नई बातें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। इसमें बोरिंग होने जैसा कुछ है नहीं। तो हम इसी सिलसिले में विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और आपका जो पहला पार्ट है बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई बोर्ड की क्लासों में कोई दबाव वगैरह ऐसा कुछ लेना नहीं चाहिए। इस अध्ययन करने के लिए हमें एक बहुत अच्छा माहिती मिलता है। और ये जो डिजिटल अब जमाना, विज्ञान के आधार पर ही हम ये डिजिटल आए हैं। आप घर पर बैठे हो, जब चाहे शाम को, सुबह, दोपहर, जब चाहे पढ़ सकते हो और अपने साथियों को भी इसके माध्यम से जोड़ सकते हो और प्रचार करके, इसको लाइक और सब्सक्राइब करके। तो हम कक्षा 8 के अंदर पहला ही पाठ पढ़ेंगे आज, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल क्या होता है, इसका हम उत्पादन कैसे करेंगे, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे, क्यों जरूरी है फसल उत्पादन करना, मैनेजमेंट करना, इसका प्रबंधन करना। यानी मैनेजमेंट को हम प्रबंधन कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों करते हैं, फसल का उत्पादन अगर नहीं करते हैं तो क्या नुकसान है, और प्रबंधन क्यों करना है, अगर उत्पादन कर लिया तो प्रबंधन। ये जो सभी चीजें हैं तो उनका हम अध्ययन करेंगे पूरी इस पाठ के अंदर। एक किसान की फीलिंग लेके चलेंगे हम कि किसान किस प्रकार से अपने खेत में काम करता है। वो खेत की निराई गुड़ाई करता है, कटाई करता है, उत्पादन करता है, फिर उसका वो भंडारण करता है अपने घर पर ला करके। ये सभी बातें हम आज सीखेंगे। वैसे तो हम सभी किसान फैमिली से आते हैं, हमें पता है जो औजार खेत में काम लिए जाते हैं। अब आधुनिक जमाना है, इसमें ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाने लगा है, मशीनों का उपयोग किया जाना है। हम थोड़ा बहुत पहले जमाने में जो हल वगैरह, हाथों से जो काम होता था, खुरपी वगैरह, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम इस पाठ के अंदर जो कृषि पद्धतियां हैं, अलग अलग तरीके से कैसे बोई जाती है, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और जो सिंचाई के प्रकार है, जैसे आप खेतों में देखते हो अभी ट्यूबवेल बने हुए हैं, फुहारा पद्धति है, बूंद बूंद सिंचाई है, पहले नहरों से हुआ करती थी। और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फसल बोई जाती है, उनका भी अध्ययन करेंगे। कौन सी फसल कब बोई जाती है, कैसे बोई जाती है, क्यों बोई जाती है, किसी फसल में वही फसल बोई जाती है, दूसरे बार वो क्यों नहीं बोई जाती, इन सभी का हम जानकारी प्राप्त करेंगे, सभी फसलों के बारे में। और बहुत ही डिटेल से, बहुत ही मेहनत तरीके से आपको 8वीं कक्षा बोर्ड के पेपर के अंदर बहुत ही लाभदायक होगा। तो हम अध्ययन करना शुरू करते हैं कि फसल उत्पादन और प्रबंधन। यहाँ पर हमें दो बच्चे दे रखे हैं, आप ही की तरह बहुत ही नटखट और चंचल, बुझो और पहली। ये कक्षा 8 में लगभग सभी पाठों में आते हैं। ये आप ही की तरह बहुत ही जिज्ञासु, बहुत ही पढ़ने वाले और बहुत ही होनहार बालक है। ये कोई भी वस्तु को देखते हैं, कोई भी चीज को देखते हैं तो इनके मन में आता है कि ये क्या है, ये, और उसको जानने का वो प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में विस्तारित से वो क्रिया करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे हैं। और दोनों ही आप ही की तरह वो साइंस भी पढ़ते हैं, तो इनमें ये गुण है। तो ये बच्चे क्या होता है कि छुट्टियों के दिनों में, अपने ग्रीष्मकालीन की जब छुट्टियां होती है, आपने भी 6-7 क्लास के पेपर देने के बाद में आपको गर्मियों की छुट्टियां हुई होगी, तो आप मामा के घर, चाचा के घर, कहीं घर पर गए होंगे। ये जो बुजुर्ग और ये दोनों ही शहर में पढ़ते हैं। अब जब ग्रीष्मकालीन की छुट्टियां हुई तो ये अपने चाचा के घर जाते हैं। तो ये जो चाचा जी है वो क्या है, एक गांव के अंदर किसान है, किसान फैमिली से हैं और बहुत ही अच्छे किसान है। किसान अच्छे किसान मतलब उनके पास में काफी सारे औजार है खेती करने के लिए, वो रखे हुए हैं, तो अच्छे किसान हैं, वही खेती बाड़ी करते हैं। तो ये बच्चे अपने ग्रीष्मकालीन की छुट्टियों में खेतों का और गांव का आनंद लेने के लिए जाते हैं, बुधू और पहली। तो एक दिन ये खेत गए तो उन्होंने देखा कुछ औजार रखे हुए हैं, जैसे खुरपी है, दरांती है, बेलचा है, हल है इत्यादि। ये उन्होंने देखा रखे हुए हैं खेत में, जो हमारी झूंपड़ा वगैरह छान होती है गाँव के अंदर, खेतों के अंदर, उनके पास में ये सभी औजार रखे हुए हैं। जैसे पहली और बुजुर्ग ये देखते हैं कि आखिर ये क्या है, ये किस काम में लिए जाते हैं और क्यों लिए जाते हैं।
तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। वो क्योंकि हमने पहले ही बात किया था, ये बच्चे थोड़े से जिज्ञासु हैं, आप ही की तरह होना भी चाहिए। जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी जो जीवन है वो जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। हमें ऐसे लगना चाहिए कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। हम जब भी आसपास की कुछ चीजों को देखते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि क्या है, क्यों चल रहा है। हम जब लाइट को देखते हैं तो ये पंखा क्यों चल रहा है, क्यों घूम रहा है, क्या कारण है, कौन से रीजन है जिसकी वजह से हम पंखे से हवा खा रहे हैं। तो ये जब जानने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं तो साइंस अपने आप बाहर आती है, अपने आप समझने के लिए लायक बन जाती है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो करने पर बहुत आधारित होते हैं। आपने बहुत सारे वैज्ञानिकों को देखा होगा, वो ज्यादा मतलब कुछ ऐसे वैज्ञानिक है जो ज्यादा भले ही वो पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन उनको मशीनरी के अंदर किसी चीज को जानने के लिए वो जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, ये उत्सुकता उनको एक अच्छे बहुत महान मुकाम तक लेके गई। इसी प्रकार से ये जो पहली और बुद्धू है, जब अपने चाचा के घर पर जाते हैं तो ये उन औजारों को देख करके वो समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये औजार किस काम आते हैं और इन औजारों को करते क्या है खेत के अंदर। तो ये जानने का प्रयास करते हैं, तो ये बुद्धू जानने का प्रयास करते हैं। तो आप फसल और प्रबंधन जब पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं पाठ को। जब फसल और प्रबंधन आप पाठ पढ़ते हैं तो अब ये फसल और प्रबंधन आपको कह रहा है कि आप पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, मतलब आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन तो खेत से प्राप्त होगा। जब किसान खेती करेगा, फसल उत्पादन करेगा, जब फसल से हमें अन्न प्राप्त होगा तो उस अन्न के माध्यम से हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। वो किसे खेती से हमें भोजन प्राप्त होता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी कि जो जीव जंतु है वो तो भोजन प्राप्त करने पर खेतों पर फसल के ऊपर निर्भर होते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं भोजन तो सभी करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा या आपको जानकारी होगी कि जीव है वो पेड़ पौधों के अंदर भी पाया जाता है, मनुष्यों के अंदर भी पाया जाता है। तो हमारे जो जंतु होते हैं उसके अंदर भी जीव तो होता ही है। तो ये सभी है जो श्वसन भी क्रिया करते हैं, भोजन भी ग्रहण करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। ये सभी क्रियाएं समान होती हैं। तो पौधे जो है अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो आपके दिमाग में अब आना चाहिए कि हमने तो कभी पौधों को भोजन करते हुए देखा नहीं है। हम तो रोज खाना खाते हैं, मम्मी खाना बनाती है और हम खाते हैं। ये हमारी प्रक्रिया तो सुबह शाम दिन में 5-7 टाइम चलती रहती है। बच्चे होते हैं, बच्चे तो 10 बार भी खाते हैं, तो कोई मना नहीं करता है। तो ये जो पौधे हैं, तो अब आपके बुद्धू और पहले की तरह आपके दिमाग में भी ये आना चाहिए कि आखिर पेड़ पौधे कब भोजन करते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा भोजन करते हुए कि अब पौधा है वो कोई उसकी मम्मी है वो खाना बना रही है, अब पौधा खाएगा फिर वो हाथ वगैरह धोते हैं, ऐसा हमने नहीं देखा है। तो इसका क्या कारण है? ये जो पौधे होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं मतलब मम्मी स्वयं बनाती है भोजन तो स्वयं खाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो स्वयं पोषी है, नहीं, ये भोजन स्वयं पोषी, क्योंकि मम्मी जब खाना बनाती है वो किसी पर निर्भर तो होती है, वो अनाज पर निर्भर होती है, वो फसल पर निर्भर होती है। जो फसल किसान खेती करता है उसके ऊपर निर्भर होती है। जब वो किसान अच्छी खेती करेगा, जब अच्छी फसल होगी, अनाज पैदा होगा, वो अनाज घर पर आएगा, तब मम्मी खाना बना पाएगी। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं है। पौधों में जो सूर्य का प्रकाश है वो तो आता ही है, पृथ्वी पर सूर्य हमेशा प्रकाशित है, वो ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार भी है। तो उसकी जो किरणें हैं जब पृथ्वी पर आती हैं, जब ये किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो जो पौधे की जो पत्तियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से वो क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। और उसी प्रकार से वो उत्सर्जन श्वसन की प्रक्रिया पौधे करते हैं। क्या आपको याद है हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो हमें पता है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। सही है, हम अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से नहीं बना सकते हैं, नहीं हम खुद पैदा कर सकते। मतलब हम खेती के माध्यम से भोजन को प्राप्त करते हैं और उसका ग्रहण करते हैं। तो जंतुओं का भोजन का क्या स्रोत है? जंतुओं में वही वो घास फूस खेतों में जो होता है खरपतवार के रूप में, वही भोजन जंतुओं का भोजन का स्रोत है। तो अब आपको पता चल गया कि पेड़ पौधे किस प्रकार से भोजन करते हैं, मनुष्य कैसे भोजन करते हैं, जंतु कैसे भोजन करते हैं। जंतु जो कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। जिस प्रकार से खेतों में आपने देखा होगा हिरण है वो पेड़ पौधों को खाता है। छोटे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन करते हैं, लेकिन उन पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन करके अच्छी तरह से फल फूल जाता है, वो जो हिरण है उनको खाता है, फिर वो भोजन उनका हो जाता है। उसी प्रकार से फिर वो हिरण है, वहां पर हमने कभी भेड़िया देखा होगा, वो भेड़िया उस हिरण को खाता है, तो उसका
भोजन हो जाता है। इसी प्रकार से ये जंतुओं का भोजन का स्रोत एक श्रृंखला के रूप में चलता रहता है। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? अब आपको पता होना चाहिए। किसान पहले खेती करता है, फिर वो अनाज प्राप्त करता है, फिर वो घर में आता है, वो चक्की पे जाता है, हम आटा पीसते हैं। इतना सारा करना ही क्यों है? भोजन ग्रहण करना ही क्यों है? क्या आवश्यकता है भोजन ग्रहण करने के लिए? हम भोजन इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो, कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो। देखो, हम जानते हैं कि भोजन से ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। यानी कि हमने कोई भोजन ग्रहण किया, उसमें प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें वसा है। ये जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो अंदर जाकर के क्रिया करके पाचन के माध्यम से हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करता है। जब हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। जब आप पढ़ते हो तो आपकी ऊर्जा खपत होती है। हम अपना भोजन पौधों एवं तथा जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। मतलब पौधों से प्राप्त करते हैं, मतलब हमने गेहूं खेत में फसल बोई है तो एक प्रकार का पौधा है, उससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमें अनाज प्राप्त होते हैं। जंतुओं से भी भोजन हम प्राप्त करते हैं। कैसे? कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शाकाहारी जो पेड़ पौधों के द्वारा जो प्राप्त भोजन करते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और जंतुओं को जो मार करके मांस मीट वगैरह जो खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। उस प्रकार से जंतुओं से भी है, बहुत सारे हमारे जैसे दक्षिण भारत के अंदर है वो काफी सारे जंतुओं से भी भोजन करते हैं। और हम भी जंतुओं से वैसे दूध, दही, घी जो प्राप्त होता है उसका सेवन करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दूध आप पीते हो उसमें बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो हम प्रोटीन भी ग्रहण करते हैं। हम दोनों से ही भोजन ग्रहण करते हैं। अब जो पहली है वो बात कर रहा है कि क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने लोगों को किस प्रकार से उपलब्ध करा सकते हैं। अब जो पहले के दिमाग में एक नया क्वेश्चन है, शुरुआत में क्वेश्चन आया था कि जो औजार है उनका हम क्या करते हैं। अब नया क्वेश्चन इसके दिमाग में ये आया है कि जो हमारा देश तो बहुत बड़ा है और वर्तमान की अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व में पहले स्थान पर भी आ चुका है। तो इतने बड़े देश को भोजन उपलब्ध कैसे कराया जाए? कैसे इस भोजन की प्राप्ति सब जगह हो, उसका वितरण समान रूप से हो ताकि सभी को भोजन मिले, भोजन की वजह से कोई भूखा या हालत खराब ना हो। तब इसके दिमाग में ये है। अब इसके बारे में ये कैसे हम उपलब्ध कराएंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी हमारी, किस प्रकार से हम खेती करेंगे, तो हम इसके बारे में जान सकते हैं। अगर हमें पूरे देश के अंदर भोजन को उपलब्ध करवाना है तो हम इसके लिए बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर उत्पादन भी करना आवश्यक है। खेतों के अंदर ज्यादा फसल उगानी पड़ेगी, किसानों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक बड़े स्तर पर अगर अनाज उत्पन्न होगा तो हम अपने ही नहीं बाहर के देशों में भी इसको निर्यात कर सकते हैं और एक आमदनी का अच्छा स्रोत होता है। आपको पता है जब एक खेत के अंदर किसान बाजरी या गेहूं, जो आप ही बातें होंगे, बाजरी तो सभी किसान ज्यादातर बाते ही है। तो जो बाजरी हमारे मान लो 10 कुंटल हुई है तो हमारे घर में खपत थोड़ी 10 कुंटल है, हम थोड़ी सारा बाजरी खाने भोजन में लगा देते हैं। कुछ आमदनी के लिए हम बाजार के अंदर बेच देते हैं, उससे हमें पैसा भी प्राप्त होता है जो हम अन्य कामों में लगाते हैं, पढ़ाई के अंदर, घर बनाने में, मकान बनाने में, इन सब चीजों में। तो इसको हम उत्पादन, ये किसानों का एक आय का जरिया भी है, बहुत अच्छा जरिया होता है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के ये इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। क्या? नियमित उत्पादन, यानी कि किसान लगातार खेती करता है, लगातार अनाज उत्पन्न करता है तो अनाज की कमी नहीं होती है, यानी नियमित उत्पादन। अगर कोई किसान है मान लो एक साल तो फसल अच्छी बोई, 4 साल उसने बोई नहीं, क्योंकि एक साल उसने फसल बोई वो अपने पास में ही रख ली और उसका तो गुजारा हो रहा है, लेकिन उस किसान ने किसान से जो लोग खरीदते थे मार्केट से, उनके पास में अनाज नहीं पहुंचेगा, गेहूं नहीं पहुंचेगा, बाजरी नहीं पहुंचेगा, तो उसकी दिनचर्या के अंदर बाधा पहुंच सकती है। उचित प्रबंधन, वो जो फसल हमने उत्पादन की उसका उचित प्रबंधन भी होना चाहिए। कैसे? मान लो कि बारिश का मौसम है और किसान ने गेहूं निकाली, अब गेहूं तो निकाली, मार्केट में बेचने वाला भी है, लेकिन समय पर बारिश आ जाती है, वो बारिश आने के बाद वो जो गेहूं है वो बारिश के अंदर बह सकती है, खराब हो सकती है, खाने के लायक नहीं रहेगी। तो उसके लिए उचित प्रबंधन, यानी उसको तिरपाल से ढक देना या जो मकान है उसके अंदर उन बोरियों को रख देना, उसका उचित प्रबंधन भी होना चाहिए। वितरण, ये जो वितरण है, मान लो कि अब हम गेहूं खाते हैं या बाजरी खाते हैं, जो भी खाते हो, हमारा राजस्थान है, हम राजस्थान के किसी कोने पर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम रह रहे हैं, अगर किसी दूसरे कोने पर अनाज हो हमारे तक पहुंच ही ना रहा हो तो हम कैसे उसका सेवन करेंगे? क्या हम भोजन ग्रहण कर पाएंगे? क्या हम भोजन के बिना अपना जीवन व्यापन कर पाएंगे, जीवन जी पाएंगे? क्या हम तो
सारी दैनिक क्रियाएं होती हैं, सारा काम होता है, क्या बिना भोजन के हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसका वितरण होना भी बहुत आवश्यक है। अब हमने बहुत ही नॉर्मल जानकारी प्राप्त की। अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चनों के अंदर टिके हुए हैं कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रही है कि उसका वितरण हम कैसे करेंगे, कैसे फसल उत्पादन करेंगे, कैसे उसका उचित प्रबंधन करेंगे। और जो शुरुआत के अंदर मैंने बताया था, वो जो बूझो और पहली थे, उनके दिमाग में तो ये भी क्वेश्चन आया कि बहुत सारे औजारों को देकर कि हम इस औजारों का कैसे उपयोग करेंगे। अब तक तो हम सिर्फ क्वेश्चनों के बारे में ही दिमाग में चल रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी हमारे होता रहेगा। अब हम कुछ कृषि पद्धतियां के बारे में बात करते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो कृषि पद्धतियां। उससे पहले एक बॉक्स के अंदर हमें कुछ जानकारी दी हुई है कि आज से हजारों साल पहले जो मनुष्य था, क्या वो भोजन ग्रहण करता था? नहीं। मनुष्य अब जो हमारे पास में पर्सनल मकान है, हम स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, हमारे पास में अपना खेत भी है, हम खेती करते हैं, फसल बोते हैं, और हमारा किसानों का दिनचर्या का काम चलता है। पहले जो मनुष्य हुआ करता, आज से हजारों साल पहले, उसके पास में क्या ये सब साधन थे? क्या ये सब जो उसको दैनिक जीवन के अंदर जो क्रियाएं थी, क्या वो थी? नहीं। न तो वहां पर पहले शिक्षा थी। तो जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो घुमतू प्रवृत्ति के हुआ करते थे। बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, इतनी जनसंख्या भी नहीं थी, न इतना विज्ञान का कोई विकास हुआ था। आज से हजारों पहले कहाँ कुछ था। तो मनुष्य घुमतू प्रवृत्ति का हुआ करता। उसको जो भी कच्चा मिलता वो खा लेता, मांस खा लेता, और जो कोई मान लो कि जानवर है, उसका मांस तो उसने खा लिया, जो उसकी खाल है उसके कपड़े बना लिए। उस प्रकार से वो घूमता रहता था जगह जगह पर। उसका कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं था। आप सामाजिक के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ोगे, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, इन सब में मनुष्य की जो स्थितियां बताई रखी है कि कैसे कैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, कैसे कैसे नई चीजें खोज होती है। जब मनुष्य एक स्तर पर आता है तो वो आग लगाना सीखता है। आग लगाना सीखता है तो उस फल वो सब्जियां होती है उसको पकाना भी थोड़ा बहुत सीखने लगता है उस आग से। फिर उसको स्वाद आने लगता है, तो फिर वो जंगल को काट के कुछ से फसल भी बोने लगता है। आप हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में जब 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे मनुष्य खेती करना सीखता है। और खेती करना है तो उस अनाज पैदा होगा, उस अनाज को उसी आग के द्वारा वो पका के खाने लगता है। उसी प्रकार से ये मनुष्य के बारे में बता रहे हैं कि भोजन जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया, कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों का उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ, कृषि का धीरे धीरे आरंभ हुआ। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, जनसंख्या में वृद्धि होती गई, उसको लगा कि अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम एक काबिला हमारा बड़ा हो रहा है, तो हमें कुछ अलग करना चाहिए। इसलिए उन्होंने जंगलों को साफ किया और वहां पर खेती उत्पादन करने लगे, और खेती के द्वारा जो अनाज प्राप्त हुआ वो आग में पका के खाने लगे। आज तो हमारा जो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं विज्ञान ने समाज के अंदर इतनी तरक्की कर ली है कि हमें आग तो बंद करनी पड़ रही है। हम गैस के द्वारा जो लकड़ियों को कम जलाना है, सरकार ने भी काफी कहा है कि इससे वायुमंडल में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, इसलिए गैस है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान ने और ज्यादा, साइंस ने तरक्की की है कि इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे आ गए जिससे हम लाइट से भी खाना बनाते हैं। तो इस प्रकार से कृषि का उत्पादन हुआ, अनेक तरीके हैं। विज्ञान ने जैसे जैसे विकास किया तो उसके लिए अलग अलग औजार हमारे प्राप्त होते गए। हम अब आगे कुछ बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे फसल किसे कहते हैं। अब हम फसल उत्पादन के बारे में जब बात कर रहे थे कि फसल उत्पादन क्या है, प्रबंधन कैसे है, हम थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे मनुष्य है वो फसल अब उगाने लगा है, उत्पादन करने लगा है। पहले वो घूमतू हुआ करता था। हम औजारों के बारे में बात की, तो अब फसल किसे कहते हैं। आखिर वो जो किसान, वो मनुष्य घूमतू था, उसने जैसे ही फसल और कृषि करना प्रारंभ किया तो हम उस फसल को क्या परिभाषा देंगे। तो फसल की परिभाषा आपको इतनी याद रखनी है, इसको आप किताब के अंदर कोमा के अंदर लिख दें। मैं जो लाइन खींच रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़नी है। आपको जो प्रश्न आएगा तो पूछेगा 1 नंबर का कि फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। आपने घर के अंदर 2 गेहूं के पौधे लगा लिए, क्या वो फसल है? नहीं, क्योंकि 2 पौधों में कितना तो उत्पादन होगा, क्या उसका तुम प्रबंधन करोगे, क्या उसका तुम वितरण करोगे, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। जब गेहूं के बहुत सारे पौधे एक विस्तृत जगह पर और कुछ एकड़ के अंदर, कुछ बीघा के अंदर जब हम खेती करते हैं तो उसके लाखों करोड़ों जो पौधे होते हैं उसको हम फसल कहते हैं। एक ही किस्म के जो पौधे होते हैं, यानी कि हमने एक गेहूं का पा लिया, एक बाजरे का, एक किसी और का पा लिया, तो वो भी कोई फसल नहीं है। यानी कि इसमें एक ही किस्म के, यानी जब हमने गेहूं पाई तो एक निश्चित जगह पर काफी सारा क्षेत्रफल के अंदर हमने जो गेहूं पाई है
वो ही है, उसको हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि एक की खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या है, गेहूं के हैं। एक निश्चित जगह पर एक खेत में सभी पौधे क्या है, गेहूं के हैं, तो वो क्या हमारी फसल है। आप जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है। आपने खेत में देखा होगा, जब बुझो और पहले गए तो उन्होंने देखा था, गर्मियों में गए थे तो गर्मियों में कुछ अलग फसल बोई हुई थी। जब वो वापस स्कूल में गए तो सर्दियों थी, तो वहाँ चाचा जी को फोन किया होगा कि अब कौन सी फसल पा रहे हैं, तो चाचा जी ने अलग अलग फसल बताई होगी कि अब तो हमने चना बोया है, अब हमने गेहूं बोया है, अब हमने बाजरी बोया है, अब हमने मोठ बोया है, अब मूंगफली बा रहे हैं, कभी हम चना बा रहे हैं। तो आखिर ये जो अलग अलग मौसम में है विभिन्न प्रकार की फसल बोई जाती है, उसका क्या कारण है। जैसे जैसे कि अन्न है, सब्जियां हैं, फल। अन्न के अंदर गेहूं, बाजरी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, फल है जो आप सेव, केला, अनार, पपीता ये जो खाते हैं। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि कौन सी फसल कब बोई जाती है और वो फसल है वो किस वर्ग में आती है। भारत एक विशाल देश है जहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर भिन्न है। देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें होती है। मतलब हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है, विस्तृत देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हम 7वें स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से हम पहले स्थान पर है, और हम विज्ञान की तरक्की और विज्ञान के साथ साथ में काफी आगे और आधुनिक भी होते जा रहे हैं। तो इस एक विशाल देश को, जहां पर विशाल है, बड़ा है, क्षेत्रफल में बड़ा है, तो आपको पता है कि इसकी भौगोलिक परिस्थितियां वो अलग अलग होगी। कहीं पर तापमान ज्यादा होगा, हमारा राजस्थान से है तो आपको पता होना चाहिए कि जो जैसलमेर है वहां पर तो बहुत गर्मी है, बरसात भी बहुत कमी है। एक हमारा जो दक्षिण में झालावाड़ है वहां पर बरसात बहुत ज्यादा होती है, पूरे दिन बरसात होती ही रहती है। मतलब वहां पर ऐसा है कि नमी जाती ही नहीं है। हमने अगर कपड़े धो के बाहर सुखा दिए तो 2-2 3 दिन कपड़े सूखते ही नहीं है। और हमारे क्या है, पानी भी सूख जाता है कुओं में से। तो ये अलग अलग हमारा जो देश है इसमें अलग अलग परिस्थितियां, तो वहां पर अलग अलग फसल बोई जाती है, अलग अलग प्रकार की विविध प्रकार की फसलें बोई जाती है। हम बात करेंगे कि इस विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है। इस विविधता के आधार पर भी फसलों को दो मोटे तौर पर हम बात करते हैं। जब आप आगे पढ़ोगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, जैसे जैसे आप विज्ञान में पढ़ते जाओगे तो आपको फसलों के बारे में भी और ज्यादा जानकारी प्राप्त होती रहेगी। अब तक हम मोटे तौर पर बात करते, मोटे यानी मुख्य तौर पर दो फसलें बोते हैं। आपने पता होगा, एक फसल वो काटते हैं हम, बहुत गर्मियों के अंदर हम एक फसल को उगाते हैं, एक फसल हम सर्दियों के अंदर भी जो ट्यूबवेल वाले होते हैं सिंचित माध्यम में हम करते हैं। वो दो प्रकार की फसलें होती हैं, यानी एक फसल को काटा दूसरी उगा ली, दूसरी को काटा वापस पहली को उगा ली। तो इस प्रकार से हम फसलों को मोटे तौर पर दो वर्गों में